नमस्कार दोस्तों, कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, राजस्थान की चित्रकला के बारे में हम पढ़ रहे थे और जो मुख्य मुख्य शैलियाँ थी उसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो राजस्थान की चित्रकला से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं और एक अलग शैली जिसको हम शेखावाटी शैली के नाम से जानते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों, वैसे अगर देखा जाए तो शेखावाटी शैली को दोस्तों ढूंढाड़ या मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अंडर भी रखा जा सकता है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा, शेखावाटी शैली राजस्थान की किसी भी स्कूल के अंडर नहीं आती है। वो अपने आप में एक अलग स्वतंत्र शैली है जिसके बारे में अपन अभी चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, शेखावाटी शैली के बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा, राजस्थान की एक ऐसी चित्र शैली देखिएगा जो बिल्कुल स्वतंत्र है या इसके ऊपर किसी भी अन्य शैली का हम यूं कह सकते हैं कोई वास्ता नहीं है। इसका नाम बताओ क्या है? शेखावाटी शैली। दोस्तों, शेखावाटी शैली के बारे में पढ़ने से पहले हम शेखावाटी की स्थापना के बारे में कुछ जानेंगे। देखिएगा दोस्तों, शेखावाटी क्यों इस प्रदेश को शेखावाटी के नाम से जानते हैं? आज आप सभी जानते हो अपने राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भूभाग पर 3 जिले हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू, और उन तीनों जिलों को हम संयुक्त रूप से शेखावाटी के नाम से जानते हैं। तो उसके पीछे दोस्तों क्या रीजन है, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों देखिएगा रामायण में आपने देखा होगा भगवान राम थे, और दोस्तों भगवान राम कौन से वंशी थे? सूर्यवंशी राजा थे। और दोस्तों भगवान राम के 2 पुत्र थे। बताओ भगवान राम के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। देखिएगा, एक का नाम क्या था? लव, और दूसरे का नाम बताओ क्या था? कुश। और दोस्तों ये जो भगवान राम का छोटा पुत्र था लव, और एक का नाम बताओ क्या था? कुश। दोस्तों इस कुश के जो वंशज थे, देखिएगा इस कुश के जो वंशज थे वो आगे जाकर क्या कहलाए? कच्छावा। और हमने पढ़ा था कि अपने राजस्थान के ऊपर एक वंश राज करके गया था, कच्छावा वंश, आमेर रियासत पर। दोस्तों आमेर रियासत पर जो वंश राज करके गया था उसका नाम क्या था? कच्छावा वंश था। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो अपने राजस्थान की सबसे धनी रियासत हुआ करती थी आमेर, देखिएगा कुछ समय इस रियासत को ढूंढाड़ के नाम से भी जानते थे, या आगे जाकर इस रियासत को आमेर के नाम से भी जाना गया। और दोस्तों जयपुर की स्थापना के बाद इस रियासत का नाम बताओ क्या हो गया? जयपुर। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो ये कच्छावा वंश है, बताओ कच्छावा वंश का राज कहां पर हुआ करता था? ढूंढाड़ पर, आमेर पर या जयपुर पर हुआ करता था। देखिएगा, और दोस्तों इस कच्छावा वंश के अधीन वर्तमान में खूब सारे जिले हैं जो उस समय आमेर रियासत का पार्ट हुआ करते थे, जैसे कि सीकर हुआ, झुंझुनू हुआ और चूरू का कुछ भाग, जयपुर रियासत, दौसा, अलवर का कुछ भाग। ये दोस्तों ये सारे राज्य मिलकर एक आमेर रियासत का निर्माण करते थे प्राचीन जमाने में। अब देखिएगा, इस कच्छावा वंश में एक राजा पैदा हुए थे जिनका नाम था रामदेव। बताओ कच्छावा वंश में कौन पैदा हुए? रामदेव, या इन्हीं को बताओ क्या कहते हैं? राजदेव। रामदेव या राजदेव। दोस्तों रामदेव या राजदेव राजा के 2 पुत्र थे। बताओ इनके कितने पुत्र थे? 2। देखिएगा, एक का नाम था दोस्तों नरा और एक का नाम था दोस्तों शेखा। नरा और शेखा ये रामदेव या राजदेव के पुत्र थे। जब हम आमेर के कच्छावा वंश का इतिहास पढ़ेंगे तो इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, आपने आमेर दुर्ग का नाम सुना होगा, और आमेर दुर्ग में एक लघु महल है, कदमी महल, उसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। जिस प्रकार दोस्तों प्राचीन जमाने में राजा का राज्याभिषेक हुआ करता था, तो दोस्तों जब भी कच्छावा वंश के राजाओं का राज तिलक होता था तो आमेर दुर्ग में एक महल है, कदमी महल। उस कदमी महल में इन राजाओं का राज तिलक हुआ करता था, और उस कदमी महल का निर्माण किसने करवाया था? राजदेव ने करवाया था। ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, राजदेव के कितने पुत्र थे? 2। एक का नाम क्या था? नरा और एक का नाम क्या था? शेखा। दोस्तों राजदेव ने अपने इन दोनों पुत्रों में अपनी रियासत के 2 पार्ट कर दिए। देखिएगा, नरा को तो दिया अलवर वाला पार्ट, और बताओ शेखा को कौन सा दिया? शेखावाटी वाला पार्ट दिया, सीकर, चूरू और झुंझुनू। अब देखिएगा दोस्तों, शेखा ने, ये जो शेखा था इसने राज कहां किया था? सीकर, चूरू और झुंझुनू पे। देखिएगा, जो शेखा जी थे, इन शेखा जी ने राज कहां किया था? एक तो सीकर पे,
एक चूरू पे और एक बताओ कहाँ किया था, झुंझुनू पे किया था। सीकर, चूरू और झुंझुनू, इन तीनों जिलों पर शेखाजी का राज था। और दोस्तों शेखाजी ने जिन जिन जगह पर राज किया था उनका वो प्रदेश क्या कहलाया, शेखावाटी। और इन शेखाजी के वंशज क्या कहलाए, शेखावत कहलाए, ध्यान रखिएगा। जबकि दोस्तों जो नरा था, इस नरा के वंशज कहलाए नरूका। और हमने पढ़ा भी था इसके बारे में कि नरूका राजवंश ने कहाँ राज किया था, अलवर पर राज किया था। तो दोस्तों शेखावाटी के संस्थापक कौन है, शेखा है, राव शेखा, ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एक टॉपिक पढ़ेंगे अपन राजस्थान की छतरियां, उसमें आपको ये भी पढ़ना होगा कि राव शेखा की छतरी कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों एक जगह है परशुरामपुरा झुंझुनू, वहां पर राव शेखा की छतरी स्थित है। इसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले शेखावाटी की स्थापना के बारे में आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो दोस्तों किस प्रकार शेखावाटी की स्थापना हुई, इसके बारे में हमने अध्ययन किया है। अब देखिएगा शेखावाटी जो शैली है वो किस प्रकार या क्या रही थी। देखिएगा दोस्तों कुछ समय बाद में हम यूं कह सकते हैं कि शेखावाटी पर या शेखावाटी जो था ये जरूर जयपुर रियासत के अधीन था, लेकिन दोस्तों शेखावाटी पर यहाँ के ठाकुरों और जागीरदारों का राज था। और आप सभी जानते हो कि अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा सेठ और साहूकार कौन से प्रदेश में निवास करते हैं, शेखावाटी प्रदेश में। तो दोस्तों जो शेखावाटी था वो किसी राजा के अधिकार में नहीं था, यहाँ पे ठाकुर थे, जागीरदार थे। और शेखावाटी जो प्रदेश है वो किन के अधीन था, सेठों के और साहूकारों के था। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, शेखावाटी शैली को समझने के लिए अपने को ये समझना आवश्यक है। देखो शेखावाटी के आसपास में किन का राज था, सेठों का, और बताओ किसका, साहूकारों का, सेठों का और साहूकारों का। अब बताओ सेठ और साहूकार, बताओ ये धनी लोग होते हैं कि नहीं होते, खूब पैसे वाले होते हैं। एक तो सेठ और एक कौन होते हैं, साहूकार होते हैं। अब दोस्तों इस समय राजस्थान के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने लिए रहने के लिए दुर्ग, जागीरदारों ने अपने रहने के लिए किले, महलों का निर्माण करवाया। तो दोस्तों सेठानियों ने और साहूकारियों ने भी सेठों से प्रार्थना की कि हमारे रहने के लिए भी एक अच्छी हवेलियों का निर्माण करो। तो दोस्तों इन सेठों और साहूकारों ने, हम यूं कह सकते हैं, अपनी रानियों की इच्छा पर देखिएगा शेखावाटी क्षेत्र में खूब सारी क्या बनवाई, हवेलियां बनवाई। बताओ सेठों ने और साहूकारों ने अपने निवास हेतु तो बताओ क्या बनवा दी, हवेलियां बनवा दी। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, ये कई बार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। देखिएगा अगर आपको हवेली के बारे में कोई प्रश्न पूछा जाए, कई प्रकार के प्रश्न आते हैं और राजस्थान में खूब प्रकार की हवेलियां हैं, लेकिन दोस्तों सर्वाधिक हवेलियां जिस प्रदेश में उसका नाम क्या है, शेखावाटी। क्योंकि शेखावाटी में सेठ और साहूकार थे और उन्होंने अपने रहने के लिए बताओ क्या बनवाई, हवेलियां। अब देखिएगा इन्होंने हवेलियों का निर्माण तो करवा दिया है, लेकिन फिर सेठानी आकर कहती है कि हवेलियों की जो दीवारें हैं वो सूनी सूनी लगती है, इनके ऊपर चित्र या इनके ऊपर चित्रण करवाइएगा। अब दोस्तों हवेलियों के ऊपर जो चित्र होगा या जो हवेलियों के ऊपर चित्र बनेंगे, बताओ वो चित्रण कौन सा होगा, भित्ति चित्रण होगा। हवेलियों पर जो चित्रण होगा उसका नाम बताओ क्या होगा, भित्ति चित्रण। दोस्तों इसके बारे में अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जो चित्र भित्त पर या दीवार पर या वॉल पर या डोली पर बनता है उस चित्रण को क्या कहते हैं, भित्ति चित्रण कहा जाता है। देखिएगा तो दोस्तों हमने पढ़ा भी था कि भित्ति चित्रण राजस्थान में सबसे पहले आमेर शैली में जरूर आया था, लेकिन भित्ति चित्रण के लिए हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स और शेखावाटी शैली प्रसिद्ध थी। तो दोस्तों ये इसी से संबंधित है, यहाँ की हवेलियों पर क्या हुआ था, भित्ति चित्रण। अब बताओ सेठों और साहूकारों को अपनी हवेलियों पर क्या करवाना है, भित्ति चित्रण करवाना है और सुंदर करवाना है। अब देखिएगा ये अपना क्या था, राजस्थान था। दोस्तों इसके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। देखिएगा यहां पर हुआ करता था आमेर, बताओ क्या था, आमेर, जहां पर सबसे पहले भित्ति चित्रण की कला ही थी। लेकिन दोस्तों आमेर से भित्ति चित्रण की एक कला कहां चली गई, बूंदी। बताओ आमेर से कहां चला गया, बूंदी। और एक इसकी बताओ कहां चली गई, शेखावाटी में। ये बताओ कहां चला गया, शेखावाटी में। अर्थात देखिएगा अब भित्ति चित्रण के कलाकार लगभग पूरे राजस्थान में फैल गए थे। लेकिन दोस्तों राजा महाराजा जो थे
वो भित्ति चित्रण नहीं करवाते थे या भित्ति चित्र पर कम ध्यान देते थे। इसलिए दोस्तों यहाँ के सेठों और साहूकारों ने क्या किया कि राजस्थान में जितने भी भित्ति चित्रण में दक्ष चित्रकार थे, चाहे वो आमेर हो या वो बूंदी में हो या फिर राजस्थान के और कोई कोने में हो, उन सारे चित्रकारों को बताओ कहां बुला लिया, शेखावाटी में। या हम यूं कह सकते हैं कि भित्ति चित्रण के जो दक्ष चित्रकार थे उनको सेठों और साहूकारों ने पूरे राजस्थान के कोनों से कहां बुला लिया, शेखावाटी, और वहां अपनी हवेलियों पर सुंदर क्या करवाया, भित्ति चित्रण करवाया। अब देखिएगा दोस्तों, भित्ति चित्रण करता कौन था, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन ये पुटअप होता है। तो दोस्तों भित्ति चित्रण करते थे चेजारे। देखो शेखावाटी शैली में जो भित्ति चित्रण है वो प्रारंभ किसने किया था, चेजारों ने। ये दोस्तों चेजारे क्या होते हैं ये देखिएगा, हम सब जानते हैं शेखावाटी की कुछ अलग भाषा है जिसको मारवाड़ में कुआ या बेरा कहा जाता है, उसको शेखावाटी में जोहड़ कहते हैं। और दोस्तों जिसको अपन कारीगर कहते हैं मारवाड़ में, उसको बताओ शेखावाटी में क्या कहते हैं, चेजारे। तो ये चेजारे कौन थे, ये भवन निर्माण में संलग्न कारीगर थे, या ये क्या करते थे, भवनों का निर्माण करते थे। बताओ चेजारे कौन थे, भवन निर्माण में संलग्न कारीगर, जिनको शेखावाटी में क्या कहते हैं, चेजारे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो चेजारे थे ये कुमार जाति के थे। बताओ चेजारों की जाति क्या थी, कुमार। ये कुमार जाति के थे और इन्होंने ही शेखावाटी शैली में क्या किया था, भित्ति चित्रण का कार्य प्रारंभ किया था। दोस्तों इस भित्ति चित्रण के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिएगा ये जो भित्ति चित्रण की कला है वो विश्व में सबसे पहले कहीं थी, इटली में। बताओ भित्ति चित्रण की कला विश्व में सबसे पहले कहीं थी, इटली में। इटली से दोस्तों अगर भारत के बारे में देखा जाए कि भारत में ये कला सबसे पहले कहीं थी, तो भारत में हम यूं कह सकते हैं कि ये कला सबसे पहले मुगल दरबार में आई थी। और मुगलों से राजस्थान की जिस रियासत के संबंध गहरे थे उस रियासत का नाम क्या था, आमेर। तो भित्ति चित्रण की कला राजस्थान में सबसे पहले कहीं थी, आमेर शैली में आई थी। लेकिन दोस्तों आमेर के जो चित्रकार थे वो इसको प्रसिद्ध नहीं कर सके। आमेर से ये शैली दो अन्य शैलियों में चली गई। देखिएगा एक तो कहां चली गई, हाड़ौती में, एक तो कहां चली गई, हाड़ौती में। इसके अलावा एक कहां चली गई, शेखावाटी में। दोस्तों अगर आपको देखिएगा 2 प्रश्न बनते हैं यहां से, राजस्थान में सबसे पहले भित्ति चित्रण कहां आया था, आमेर शैली में। लेकिन वर्तमान में भित्ति चित्रण कहां का फेमस है, एक तो शेखावाटी का और एक कहां का, हाड़ौती का। क्योंकि शेखावाटी में सेठ और साहूकारों ने हवेलियां बनाई और उन पर क्या करवाया, भित्ति चित्रण। भित्ति चित्रण कौन करते थे, चेजारे, जो कुमार जाति के थे और भवन निर्माण में संलग्न थे। इसके बारे में अपन और भी चर्चा करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप। अब देखिएगा दोस्तों एक जो प्रश्न यहां से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, देखिएगा वो क्या है। और इस बार यूं मान लो 100% आपके एग्जाम में वो प्रश्न आ गया, 1% फाइनल आप मान सकते हो। दोस्तों जो राजस्थान की अन्य चित्र शैलियां थी, शेखावाटी शैली को अगर छोड़ दिया जाए, राजस्थान की जो बाकी चित्र शैलियां थी, कोई सी भी हो, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की, आमेर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की या हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की, उन पे दोस्तों राजाओं का राज था, या वो जो शैलियां थी वो राजाओं के अधीन थी। वहां के चित्रकार वही चित्र बनाते थे जो राजा चाहते थे। और दोस्तों राजा अपने दरबारी जीवन के चित्र चित्रित करवाते थे। जैसे कि दरबार लगा हुआ है उसका चित्र चित्रित हो गया, या राजा जी जो दरबार में निर्णय कर रहे हैं उस समय का चित्र चित्रित हो गया। लेकिन दोस्तों शेखावाटी में कौन थे, सेठ और साहूकार। अब बताओ सेठ और साहूकार तो क्या करते हैं, अपनी नॉर्मल या सिंपल लाइफ जीते हैं, ठीक है। तो इनका अगर चित्रण होगा तो कौन से जीवन का, दैनिक जीवन का। जबकि बाकी शैलियों में कौन सा जीवन, दरबारी जीवन। देखिएगा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है जो आपको ध्यान रखना है शेखावाटी शैली के बारे में। देखिएगा वो क्या है, राजस्थान की अन्य चित्र शैलियों में राजस्थान की अन्य चित्र शैलियों में
दरबारी जीवन का चित्रण हुआ है। दरबारी जीवन का चित्रण हुआ है, जबकि शेखावाटी शैली में दैनिक जीवन या उसको हम यूं कह सकते हैं लोक जीवन, दैनिक जीवन या लोक जीवन का चित्रण हुआ है। ये दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 101% एग्जाम में आएगा। देखिएगा देखिएगा, एक तो इसमें कौन सा जीवन आता है, दरबारी जीवन। देखिएगा राजस्थान की जितनी भी शैलियां थी उन सब में बताओ कौन सा जीवन चित्रित हुआ है, दरबारी जीवन, अर्थात दरबार के दृश्य चित्रित किए गए हैं। लेकिन राजस्थान की एकमात्र शैली शेखावाटी शैली थी जिसमें दैनिक जीवन या लोक जीवन का चित्रण हुआ है। दैनिक जीवन का मतलब होता है जो सामान्य जो आदमी होते हैं जो लाइफ जीते हैं उसको दैनिक जीवन या लोक जीवन। तो यहाँ कौन थे, सेठ और साहूकार थे। इसके अलावा दोस्तों देखिएगा भित्ति चित्रण के अगर ऊपर हम चर्चा करें तो देखिएगा दोस्तों शेखावाटी शैली में जिन रंगों का प्रयोग होता था या जिन रंगों का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है, देखिएगा शेखावाटी शैली में वो दो रंग है, एक तो कौन सा कत्थई नीला, कत्थई नीला, और एक बताओ कौन सा गुलाबी, कत्थई नीला और गुलाबी। इन रंगों का प्रयोग दोस्तों शेखावाटी शैली में हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो शेखावाटी शैली है इसे खुली दीर्घा शैली कहा जाता है। यह शेखावाटी शैली का एक उपनाम है, खुली दीर्घा शैली। बताओ शेखावाटी शैली का उपनाम क्या है, खुली दीर्घा शैली। देखिएगा खुली दीर्घा शैली से मतलब क्या है, या दोस्तों इसको अंग्रेजी में हम यूं कह सकते हैं, अंग्रेजी में इसे ओपन एयर आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। बताओ अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, ओपन एयर आर्ट गैलरी। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि दोस्तों जो शेखावाटी शैली में चित्र बने थे या यहाँ के जो चित्रकार थे वो बताओ किसी राजा के इशारों पर काम करते थे क्या, नहीं करते थे। सेठ जी तो अपनी दुकान चले जाते, पीछे कौन बचते, चित्रकार, और चित्रकारों ने अपनी मन मर्जी से या अपने अंदर की जो भावनाएं थी वो उन चित्रों में व्यक्त की है या उन्होंने खुलकर चित्र बनाए शेखावाटी में। इसलिए दोस्तों इसे खुली दीर्घा शैली या ओपन एयर आर्ट गैलरी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और शेखावाटी शैली की एक विशेषता हम यूं कह सकते हैं कि यहां पर एक नारी का, देखिएगा नारी के बालों को बाईं तरफ लट खाते हुए चित्रित किया गया है। लट खाते हुए बताओ क्या किया गया है, चित्रित। ये भी दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्न है, सीधा एग्जाम में प्रश्न आएगा कि राजस्थान की कौन सी शैली में नारी के जो बाल है उनको लेफ्ट साइड में, देखिएगा बालों को लट खाते हुए। आपको पता है पुराने जमाने में जो हीरोइंस होती थी, ठीक है, हेमा मालिनी या श्रीदेवी के जमाने में, तो आपने उसमें देखा होगा, ठीक है, कि उनकी जो बालें थी, ठीक है, आजकल का अलग फैशन है लेकिन उस टाइम में जो बाल थे उनके यूं राउंड होके आता था, तो बाईं तरफ, ठीक है, और बाल कैसे कर के लट। इस प्रकार की चित्र भी कहाँ बने शेखावाटी शैली में। शेखावाटी शैली को खुली दीर्घा शैली इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ के चित्रकार किसी के अधीन नहीं थे, स्वतंत्र रूप से चित्रकारी की। शेखावाटी शैली में जिन रंगों का प्रयोग सर्वाधिक हुआ था वो थे कत्थई, नीला और गुलाबी। और शेखावाटी शैली में दैनिक जीवन या लोक जीवन का चित्रण हुआ है। दोस्तों अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, वही प्रश्न पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आने की संभावना है या अभी तक जो पूछे गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जबकि राजस्थान की बाकी शैलियों में कौन सा जीवन चित्रित हुआ है, दरबारी जीवन। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखिएगा अपन पढ़ेंगे भित्ति चित्रण की विधियों के बारे में। देखिएगा शेखावाटी शैली से जो अगला प्रश्न आता है दोस्तों अधिकतर एग्जाम में, वो आता है भित्ति चित्रण की विधियों के बारे में।
भित्ति चित्रण की कौन कौन सी विधियां हैं, आइए इसके बारे में अपन जानते हैं। देखिएगा, भित्ति चित्रण की विधियां, भित्ति चित्रण की विधियां, देखिएगा भित्ति चित्रण की कौन कौन सी विधियां हैं। दोस्तों भित्ति चित्रण की टोटल 3 विधियां हैं, अर्थात जो भित्ति चित्रण है वो कुल कितनी प्रकार से किया जा सकता है, 3 प्रकार के, अर्थात जो दीवारों पर चित्र बनते हैं वो टोटल कितने प्रकार से बन सकते हैं, 3 प्रकार से बन सकते हैं। देखिएगा ये 3 विधियां कौन कौन सी है। देखो सबसे पहले एक भित्ति चित्रण की कला आती है जिसका नाम है फ्रेस्को स्टको। बताओ सबसे पहले भित्ति चित्रण की कौन सी कला आती है, फ्रेस्को स्टको। देखिएगा इस फ्रेस्को स्टको का मतलब क्या है, या जो भित्ति चित्रण की प्रथम कला है फ्रेस्को स्टको, देखिएगा वेरी सिंपल है, सूखी दीवार पर चित्रण, सूखी दीवार पर चित्रण। देखिएगा सूखी दीवार पर चित्रण कैसे, दोस्तों एक तो जब दीवार का निर्माण होता है उस समय दीवार क्या रहती है, गीली रहती है। एक तो अपन उसके ऊपर चित्र बनाते हैं, और एक दीवार को बने हुए काफी टाइम हो गया, उसके ऊपर चूना वूना भी लग गया हो या सीमेंट भी लग गई हो, लेकिन ध्यान रखिएगा पुराने जमाने में जो दीवारों का निर्माण होता था उनमें चूने का प्रयोग होता था। तो दोस्तों चूने की भी काफी अहम भूमिका होती थी, वो अपन अभी पढ़ेंगे। अगर दीवार काफी समय पुरानी हो और उसके ऊपर चित्र बन रहे हैं, ठीक है, तो वो कौन सी विधि से बनेंगे, फ्रेस्को स्टको से, क्योंकि दीवार क्या हो गई है, सूख चुकी है। तो सूखी दीवार पर चित्रण फ्रेस्को स्टको। इसके अलावा दोस्तों एक दूसरी पद्धति है गीली दीवार पर चित्रण, जिसको फ्रेस्को बुनो कहा जाता है। बताओ इसको क्या कहते हैं, फ्रेस्को बुनो। इसके अलावा दोस्तों फ्रेस्को बुनो को आला गीला पद्धति भी कहा जाता है, आला गीला पद्धति, या इसके अलावा हम यूं कह सकते हैं, इसी को कहते हैं मोहरा कसी, या इसी को दोस्तों कहा जाता है अरायस, या शेखावाटी में इस फ्रेस्को बुनो को जिसके नाम से जानते हैं दोस्तों वो होती है पणा। ये चित्र शैली है एक ही, देखिएगा भित्ति चित्रण की विधियों में ये एक ही है। हम यूं कह सकते हैं जो गीली दीवार पर चित्रण होता है उसको फ्रेस्को बुनो, आला गीला पद्धति, या मोरा कसी, या अराइस पद्धति के नाम से जानते हैं, लेकिन इसको शेखावाटी में क्या कहते हैं, पणा कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये भित्ति चित्रण की दूसरी विधि है फ्रेस्को बुनो, और इसके ये सारे खूब सारे क्या है, उपनाम है। और दोस्तों ये क्या होता है, गीली दीवार पर या आली दीवार पर चित्रण, गीली दीवार पर चित्रण। देखिएगा गीली दीवार पर चित्रण कैसे है, जैसे कि दीवार का निर्माण हुआ है और उसके ऊपर चूने से प्लास्टर किया जा रहा है, तो उस समय दीवार क्या है, गीली है। उस समय जो चित्र बनाते हैं वो कौन सी विधि से, फ्रेस्को बुनो से। इसके अलावा दोस्तों भित्ति चित्रण की जो तीसरी विधि है यह है साधारण भित्ति चित्रण। सिंपल दीवार है और इसमें दीवार की पृष्ठभूमि को भी नहीं देखा गया है। देखिएगा सिंपल दीवार है, ये उबड़ खाबड़ भी हो सकती है या कहीं पर भी किसी भी प्रकार की दीवार हो और इसके ऊपर अगर आपने चित्र बना दिए तो वो क्या कहलाएगा, साधारण भित्ति चित्रण कहलाएगा। दोस्तों ये भित्ति चित्रण की 3 विधियां हैं, आप ध्यान रखिएगा, अधिकतर एग्जाम में ये पूछी जाती है। देखिएगा एक तो होता है फ्रेस्को स्टको, सूखी दीवार पर चित्रण, एक होता है फ्रेस्को बुनो, ठीक है, आला गीला पद्धति जो गीली दीवार पर चित्रण करते हैं, और एक होता है साधारण भित्ति चित्रण। तो भित्ति चित्रण की टोटल विधियां कितनी है, 3 विधियां हैं जिनके अंतर्गत ये किया जाता है। अब देखिएगा ये ऐसा प्रश्न भी बन सकता है कि इन तीनों विधियों में सबसे बेस्ट कौन सी है, तो दोस्तों सबसे बेस्ट है फ्रेस्को स्टको जो गीली दीवार पर चित्रण होता है, क्योंकि जो चित्रण गीली दीवार पर होगा दोस्तों, जिस समय दीवार का निर्माण हो रहा है और उसके ऊपर अगर कोई चित्र बनाए जाते हैं तो वो दीवार अपने जो रंग होते हैं उन रंगों को अंदर सोख लेती है और उससे वो जो चित्र होते हैं वो लंबे समय तक वहां पर प्रभावी या आकर्षक दिखाई देते हैं। जबकि सूखी दीवार पर या साधारण भित्ति चित्रण में चित्र लंबे समय तक नहीं टिक पाते हैं।
लेकिन दोस्तों इनमें सबसे बेस्ट जो भित्ति चित्रण की विधि है उसका नाम बताओ क्या है? फ्रेस्को बुनो आला गीला मोरा कसी या अराइस पद्धति। अब देखिएगा यहां से एक अच्छा प्रश्न और बनता है, भित्तों पर अगर चित्र बनाना है, ठीक है, तो उसमें मुख्य पृष्ठभूमि किसकी होगी? चूने की। आप अगर नोटबुक में नोट बनाते हो, एक तो आप रफ में लिखते हो पेन से, एक फेयर कॉपी में लिखते हो, तो उसमें भी दोस्तों फर्क होता है। रफ में लिखोगे तो जोर आएगा लिखने में, एक फेयर कॉपी में जो अच्छा पेज होता है वहां लिखते हैं तो सॉफ्टली लिखी जाता है। तो लिखने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? पृष्ठभूमि की। उसी प्रकार अगर भित्तों पर चित्र बन रहे हैं तो उसमें दोस्तों मुख्य पृष्ठभूमि होती है कि वहां पर जो चूना प्रयोग में हुआ दीवार में, प्लास्टर में, वो कैसा है। और दोस्तों भित्ति चित्रण के लिए जो चूना पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध था वो था रोहिली सीकर का। देखिएगा रोहिली, और ये रोहिली नामक जगह कहां पड़ती है? सीकर में। रोहिली सीकर का चूना प्रसिद्ध था भित्ति चित्रण के लिए, ध्यान रखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब देखिएगा दोस्तों इस भित्ति चित्रण से संबंधित ही हम यूं कह सकते हैं अपने राजस्थान में एक हवेली है दोस्तों, और हवेलियों से संबंधित भी प्रश्न आपको वहां से कवर करने हैं। देखिएगा हम यूं कह सकते हैं अपने राजस्थान में एक हवेली है भित्ति चित्रण से संबंधित। आपने सुना होगा दोस्तों एक हवेली है जिसका नाम है जोगी की हवेली। देखिएगा अति महत्वपूर्ण है। अगर आपको यूं कहा जाए कि जोगी की हवेली कहां है राजस्थान में, बताओ हवेली का नाम क्या? जोगी की हवेली। देखिएगा दोस्तों जो जोगी की हवेली है इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है, हम यूं कह सकते हैं। ये देखिएगा इस प्रकार की एक सुंदर हवेली है और वो फ्रेस्को बुनो पद्धति से संबंधित है। जो गीली दीवार पर चित्रण होता है उससे हम यूं कह सकते हैं कि इस दीवार पर चित्रण हुआ है। और दोस्तों ये जो जोगी की हवेली है वो अपने झुंझुनू जिले में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है उदयपुर वाटी। बताओ उदयपुर वाटी कहां स्थित है? झुंझुनू में। देखिएगा और यहां पर कौन सी हवेली है? जोगी की हवेली। दोस्तों इस जोगी की हवेली में जो चित्रण हुआ है देखिएगा वो बड़ा अजीबो गरीब है। ये इस प्रकार की दोस्तों एक हवेली है, हम यूं कह सकते हैं। इसमें देखिएगा जो इसकी दीवारों पर चित्रण हुआ है वो किस प्रकार का है। देखिएगा इसमें आपको एक बॉक्स में कुछ सीमित अवस्था तक तो आपको कौन सा कलर मिलेगा? रेड कलर मिलेगा। रेड के बाद में आपको पुनः इसमें ब्लैक कलर दिखाई देगा। बताओ लाल के बाद में वापस क्या दिखाई देगा? ब्लैक। बताओ ब्लैक के बाद में वापस क्या दिखाई देगा? रेड दिखाई देगा। इस प्रकार देखिएगा इस प्रकार का चित्रण हम यूं कह सकते हैं इस जोगी की हवेली पर हुआ है। जो फ्रेस्को बुनो जो गीली दीवार पर चित्रण होता है उसका एक रोचक उदाहरण है। ये देखिएगा इस प्रकार का, इस प्रकार के दोस्तों इसके ऊपर चित्रण हुआ है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा इसका जो निर्माण करता है वो कौन था? जोगी की हवेली का निर्माण करता इसका जो दोस्तों निर्माण करता था वही इसका चित्रकार था। अर्थात जिसने जोगी की हवेली का निर्माण किया था उसी ने दोस्तों यहां पर चित्रकारी का कार्य किया था और उसका नाम था क्या? बताओ देवा। उसका नाम बताओ क्या था? देवा। और आपसे अगर यूं पूछ लिया जाए कि जो जोगी की हवेली है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों भित्ति चित्रण में भी फ्रेस्को बुनो के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेस्को बुनो के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेस्को बुनो के लिए प्रसिद्ध है। निर्माणकर्ता देवा और उदयपुर वाटी झुंझुनू में स्थित है, हम यूं कह सकते हैं। ये दोस्तों जोगी की हवेली है जो शेखावाटी शैली का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
दोस्तों ये जो चित्रकला नामक टॉपिक है और राजस्थान की जितनी भी मुख्य शैलियाँ थी, चाहे वो शेखावाटी शैली भी क्यों ना हो, उसके बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया है और ये टॉपिक लगभग समाप्त हो चुका है। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्नावली जो है उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो और अगर आपको सारी चीज़ें कंसेप्ट वाइज अच्छी कवर हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।